Hello everyone, hope you are doing well. This is the fourth session of How to Score Exemption series और आज के इस वीडियो सेशन में हम CSR एंड सोशल गवर्नेंस जो हमारा सब्जेक्ट है ओपन बुक एग्जाम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हमारा लास्ट वीडियोस में देखा होगा एक पैटर्न होता है, पहले हम अप्रोच डिस्कस करते हैं, ठीक है, बेस्ट सीक्वेंस टू स्टडी देखते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पर हम ये ओपन बुक एग्जाम है इसलिए हम दो एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला, जो प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं ओपन बुक एग्जाम में, और ओपन बुक एग्जाम को हमको पढ़ना कैसे है, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट की वो प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे टैकल करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो सेशन में। ठीक है, तो अप्रोच हमारी पास्ट 5 अटेम्प्ट्स में ही देखेंगे। हम पास्ट 5 अटेम्प्ट के पेपर का हमने एनालिसिस किया है और हमने देखा है कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगेन मैं बोल दूं, पढ़ना आपको 100% ही है। 100% मॉड्यूल आपको कवर करके जाना है, क्योंकि इसमें याद तो करना है नहीं। तो आपको जितने भी टॉपिक्स दिए हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बट अगेन यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, उनका पर्पस यही है, इस तरीके के इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, लास्ट टाइम भी आए हुए हैं, तो एग्जामिनर की कुछ अप्रोचेज हैं, तो उन्हीं अप्रोच को हमने बेसिकली देखा है और यहाँ पे समराइज किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं पहला चैप्टर है हमारा CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो मेनली क्वेश्चन आया हुआ है 5 अटेम्प्ट में, तो वो किसके बेसिस पे आया हुआ है? सेक्शन 135 पे आया हुआ है। ठीक है, रूल्स दिए हुए हैं उस पे आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन आपको करनी चाहिए। जितने भी प्रोविजन दे रखे हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, मेनली तो आप देखोगे यहाँ पे सेक्शन 135 देखने को मिलेगा CSR में, प्लस CSR के रूल्स देखने को मिलेंगे, और एक शेड्यूल है हमारा, शेड्यूल 7 कंपनीज एक्ट का, तो यहाँ पे यही है पार्ट 1 में। ठीक है, तो इसका मैं कहता हूं कि आप स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करो, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ से आएगा वो प्रॉब्लम बेस्ड आएगा, वो केस स्टडी बेस्ड आएगा, तो उसकी स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी और क्रिटिकल आने की चांसेस हैं। उसके बाद सीएसआर पॉलिसी भी से भी केस स्टडी प्रोविजन बेस्ड CSR एक्टिविटी, CSR पॉलिसी, एक्शन प्लान और CSR एक्सपेंडिचर, ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन बने हैं लास्ट टाइम में। ठीक है, तो आपको पढ़ के तो 100% जाना है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, पढ़ के तो 100% मॉड्यूल जाना है, पर जब आप रिवाइज करेंगे तो इन वाले टॉपिक्स पे कुछ ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद CSR प्रोजेक्ट एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, अगेन यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है और थोड़ा क्रिटिकल बनता है। ठीक है, जैसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर, अनस्पेंड अमाउंट के ऊपर, रूल 7 के ऊपर, CFO सर्टिफिकेशन है, CSR असेसमेंट है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन, तो ये वाले टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद सोशल इंपैक्ट असेसमेंट एंड CSR ऑडिट, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने की चांसेस, इंपोर्टेंस, प्रिंसिपल, स्टेजेस ऑफ सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और CSR ऑडिट, ये आपको देखना है। इसमें से प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है, वो किस तरीके बनता है? सोशल इंपैक्ट असेसमेंट में जो दे रखा है कंपनी CSR पॉलिसी अमेंडमेंट रूल 2021 है। ठीक है, इसमें दे रखा है सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में, तो वो आपको देख के जाना है। अकाउंटिंग एस्पेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अनस्पेंड CSR अमाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस CSR अमाउंट, CSR के टैक्सेशन एस्पेक्ट, तो ये क्या प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन बनने की चांसेस यहाँ पे है। तो इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था टैक्सेशन के ऊपर, GST के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन आया था, तो यहाँ केस लो बेस्ड भी आया था, केस लो का रेफरेंस भी देना था, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने वही है ना, वही पिछले अटेम्प्ट का मैंने एनालिसिस करके ही बनाया, तो प्रोविजन बेस्ड इस पार्ट से ज्यादा आते हैं। गाइडलाइंस ऑन CSR है, तो यहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं, जैसे गाइडलाइंस ऑफ CSR एंड सस्टेनेबल फॉर CPSE बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, ABCD एनालिसिस ऑफ CSR एक्टिविटीज ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, इस बार RBI के सर्कुलर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उस पे तो क्वेश्चन बैंकिंग पे बनने की चांसेस कम है। इंश्योरेंस वाला देख के जाना, CSR इन इंश्योरेंस सेक्टर, वो अच्छे से करना है आपको। CSR इनिशिएटिव बाय सेलेक्टेड प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, बहुत सारी कंपनीज की एक लिस्ट है, तो वो भी आपको एक बार देख के जानी है। ठीक है, उसके बाद CSR एंड सस्टेनेबल SDG गोल्स, SDG गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन बनने के कंफर्म चांसेस यहाँ पे। इस बार इंटरलिंकेज का क्वेश्चन बना था, तो पर आपको ये वाले चीजें देख के जानी है, जैसे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग CSR एक टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CSR कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर है, SDG गोल्स के ऊपर टॉपिक दिए हुए हैं, तो ये सारे आपको करके जाने हैं। SDG गोल से एक कंफर्म क्वेश्चन बना, क्योंकि ये अगर करंट सिनेरियो भी देखा होगा तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ CSR, तो ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच है, CSR इम्पैक्ट असेसमेंट है। ठीक है, तो इसको प्रोविजन वाइज और थ्योरेटिकल बेस की भी अप्रोच करके आपको पढ़ के जाना है।
तो यहाँ से थ्योरेटिकल प्रोविजन दोनों टाइप के क्वेश्चन बन सकता है, और बाकी केस स्टडीज दी हुई है चैप्टर में, तो वो भी आपको करके जानी है। उसके बाद सोशल गवर्नेंस की बात करूंगा, ये पार्ट 2 है 50 मार्क्स का। इसमें अच्छा, पार्ट 2 जो है हमारे, उसमें प्रोविजन कम है, ठीक है। तो जैसे ट्रस्ट एक्ट है, पार्टनरशिप है, वहां पे सेक्शंस हैं, वहां पे पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बात किया हुआ है, ट्रस्ट एक्ट के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है, वो तो करनी ही है, पर यहाँ पे थ्योरेटिकल ज्यादा है, थ्योरी ज्यादा है, तो आपको थ्योरी पे फोकस करना है ज्यादा, ठीक है। पार्टनरशिप पे क्वेश्चन बनेंगे, ट्रस्ट एक्ट पे क्वेश्चन बनेंगे, वो तो करना ही है, पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही है, तो वो उसको वैसे ही फोकस करना है आपको। जैसे सोशल गवर्नेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, वो देखने। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, आईसीडीआर रेगुलेशन है, यहाँ यहाँ से प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो आईसीडीआर रेगुलेशन अच्छे से कवर करनी है। डिस्क्लोजर देखने, सोशल ऑडिट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करके जाना है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन सोशल, तो इस पे 3 कॉन्सेप्ट ये दिए हुए हैं, सौर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म और एनजीओ, ठीक है, तो ये भी अच्छे से करके जाना है आपको। सोसाइटीज एंड ट्रस्ट, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बने, प्रॉब्लम और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि प्रोविजन से लिंक्ड होगा, यानी कि कोई केस स्टडी दी होगी, कोई प्रॉब्लम दी होगी, ठीक है, उसमें प्रोविजन का लिंकेज होगा, तो वो आपको आइडेंटिफाई करके करना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, सारे ट्रस्ट एक्ट के सारे प्रोविजन करने, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, वर्किंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी, प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी, वेयर इट वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी, वेयर इट वेस्ट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म है, प्रॉब्लम और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से भी आने के, तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने, अगेन पढ़ के तो आपको 100% ही जाना है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की। मॉडल कोड फॉर मीटिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेट, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ डिफरेंट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर एफसीआरए, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर लगती है, तो ये सब आने के चांसेस हैं। उसके बाद फॉरेन फंडिंग, तो यहाँ पे सारे एफसीआरए के प्रोविजंस आपको पढ़ के जाने, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस, तो यहाँ मॉडल गवर्नेंस कोड फॉर द मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत इशूड बाय आईसीएसआई का एक मॉडल गवर्नेंस कोड है, तो वो पूरा कंप्लीटली देख के जाना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली टॉपिक्स थे, जिनके बेसिस पे लास्ट 5 अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने बेसिकली क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया आपको। अगेन अब देखते हैं हाउ टू स्टडी, आपको पढ़ना कैसे है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट की दिक्कत रहती है ओपन बुक एग्जाम में, हमको अप्रोच क्या रखनी है, पढ़ना कैसे है, किस तरीके से स्टार्ट करें सर। तो आप 3 फेज में मैंने बेसिकली कवर किया हुआ है। फर्स्ट फेज में कवर कंप्लीट मॉड्यूल एंड समराइज एंड हाईलाइट की पॉइंट्स। अच्छा, अभी समराइज एंड हाईलाइट की पॉइंट्स क्या है, आपको मॉड्यूल तो पढ़ना ही है, ठीक है, आपको एक ही स्टडी मटेरियल फॉलो करना है ओपन बुक एग्जाम के लिए, वो है मॉड्यूल आईसीएसआई का, वो ही फॉलो करना है। समराइज एंड हाईलाइट की पॉइंट्स क्या क्या मतलब है, जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको बेसिकली अपनी ओन लैंग्वेज में वहां पे उस, अगर कोई पॉइंटर पॉइंटर डिफिकल्ट है तो उसको समराइज आपको एक्सप्लेन करना है, अपने की ओन वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर लेना है वहां पे, ठीक है। और जो भी की पॉइंट है उनको हाईलाइट करना है। ये मैं क्यों क्यों बोल रहा हूँ, जब भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा आईसीएसआई मॉड्यूल से, ठीक है, तो आप बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करोगे कौन से पेज नंबर पे है। अगर उस पेज नंबर पे एक कंप्लीट पैराग्राफ हुआ, ठीक है, जो काफी लेंथी पैराग्राफ है, उसमें से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे और कैसे उसको अपनी आंसर शीट में लिखोगे उस वाले पैराग्राफ में से। अगर उसको इजी वर्ड में, अगर कोई डिफिकल्ट पॉइंट है, कुछ भी है, अगर आपने समराइज करके लिखा होगा, ठीक है, अगर उसके कीवर्ड्स हाईलाइट करे होंगे, की पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए होंगे, तो आप इजीली उसको लिख पाओगे ना अपनी आंसर शीट में, उस कॉन्सेप्ट को लिख पाओगे ना अच्छे से। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि साथ साथ समराइज करते चलो, हाईलाइट करते चलो की पॉइंट्स को, बहुत अच्छी ट्रिक है ये। इस तरीके से लग लो, अगर इस तरीके से आप कर लोगे तो अपनी लैंग्वेज में, अपने ओन वर्ड्स में उस कॉन्सेप्ट को आप अपने आंसर शीट में लिख पाओगे, ठीक है, इसका बेनिफिट ये होने वाला है। दूसरा, साथ के साथ मास्टर इंडेक्स बनाते चलो और केस लो शीट बनाते चलो। अब ये मास्टर इंडेक्स क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो मास्टर इंडेक्स प्रोवाइड भी करते हैं, पर अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो मास्टर इंडेक्स कैसे बनाए, उसकी आज मैं एक बेसिकली प्रैक्टिकल टिप देने वाला हूँ कि मास्टर इंडेक्स हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए हम देखते हैं मॉड्यूल, सबसे पहले मॉड्यूल देखते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, मतलब आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर है, लेसन नंबर 1 है, सीएसआर के ऊपर है, ठीक है। अब ये क्या है, ये इंस्टीट्यूट का इंडेक्स दिया हुआ है और इसके सामने पेज नंबर्स लिखे हुए हैं। या तो स्टूडेंट क्या करे, इसका सिंपल प्रिंट आउट ले ले, ठीक है, इन सारे इंडेक्स का, और फिर इसमें एडिट करे अपने हाथ से, ठीक है। अब वो क्या एडिट करना है, कैसे करना है, वो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 4 नंबर पेज पे इंट्रोडक्शन
4 नंबर पेज पे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 6 नंबर पेज पे, 4 के बाद 6 आ गया। अब 5 नंबर पेज पे भी तो कुछ होगा ना, वो क्या होगा? देखते हैं। देखिए, अब ये क्या है? पेज नंबर 5 है, ठीक है? अब ये पेज नंबर 5 दिया हुआ है आपका। अब अगर पेज नंबर 5 पे आप देखेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ट्रिपल बॉटम लाइन, और एक कॉन्सेप्ट दिया सिग्निफिकेंस ऑफ सीएसआर टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस। अब ये दोनों टॉपिक्स बेसिकली मेन इंडेक्स जो आईसीएसआई की बुक के स्टार्टिंग में उसमें नहीं दिए हुए, और अगर इनसे क्वेश्चन आ जाता है मानो आप, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जब भी आपका पेपर होगा उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये दोनों टॉपिक्स, अगर इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है? तो आपको क्या करना है, ये वाले जो बेसिकली टॉपिक्स हैं ये मास्टर इंडेक्स में उसमें एडिट एडिट कर लेने हैं, और उनके सामने पेज नंबर लिख देने हैं, ठीक है? तो ऐसे आपको कंप्लीट बुक का करना है। तो जब भी आप पढ़ेंगे साथ-साथ ये चीज़ें करके चलना है कि कोई भी हेडिंग्स जो यहाँ पेज पे दी हुई है और बाहर मा इंडेक्स में नहीं है, तो उसको एडिट कर लेना है। वहाँ पे वो वाली हेडिंग को इंसर्ट कर लेना है और उसके सामने पेज नंबर लिख लेना है आपको। इससे क्या होगा, कोई भी टॉपिक कहीं से भी आएगा, अगर वो आपके मास्टर इंडेक्स में होगा, तो आप इज़िली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो कौन से पेज नंबर पे है, ठीक है? तो ये एक ट्रिक है, आप मास्टर इंडेक्स ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं केस फ्लो शीट। अब केस फ्लो शीट क्या है? बहुत बहुत जगह केस फ्लो भी दिए होंगे, तो आपको क्या करना है, एक शीट बनानी है केस फ्लो, उसके आगे पेज नंबर लिखना है और उसके आगे उस जजमेंट को बिल्कुल समराइजली लिख लेना है। जब भी अगर केस फ्लो बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो बेसिकली आप वो अपनी शीट उठाओ और वहां समरी देखो, और उससे आइडेंटिफाई कर लो कि पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा केस फ्लो एप्लीकेबल है, और उस केस फ्लो को पेज नंबर रेफरेंस से आप ओपन कर लो। तो इससे क्या होगा, आपका केस फ्लो भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो ये आपको साथ के साथ करना है। कुछ स्टूडेंट अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर किसी ने नहीं किया है अभी भी ओपन बुक एग्जाम उठाया नहीं है, ठीक है? तो आपको इस तरीके से करना है, मास्टर इंडेक्स फॉलो करना है और केस फ्लो शीट बनानी ही है, ठीक है? क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी। उसके बाद सेकंड फेज में क्या करना है, गो थ्रू ऑल द चैप्टर समरीली विद मास्टर इंडेक्स, राइटिंग प्रैक्टिस डेली 2 क्वेश्चंस। अब आपने मास्टर इंडेक्स बना लिया, आपकी सारी मेहनत हो गई, केस फ्लो शीट बना ली, वहां भी आपकी सारी मेहनत होगी। अब क्या करना है, आपको गो थ्रू करना है सारे मॉड्यूल को अपने मास्टर इंडेक्स से। मास्टर इंडेक्स गो थ्रू करना है मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि अगर वो आपके माइंड में छप जाएगा एक तरीके से, तो एग्जाम में इजी होने वाला है। एग्जाम सारे मतलब आपको आइडेंटिफिकेशन में, हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक को आइडेंटिफाई करने में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो इजी होने वाला है। तो इससे क्या होगा, आपको मल्टीपल टाइम जब आप मॉड्यूल को गो थ्रू करोगे, तो आप मास्टर इंडेक्स से, तो आपके लिए इजी होने वाला है, ठीक है? उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो क्या लिखना है वो आपके सामने है, ठीक है? क्या एग्जामिनर पूछ रहा है वो भी आपके सामने है क्वेश्चन फॉर्म में, और क्या लिखना है वो भी आपके सामने है, ठीक है? बट आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो आंसर राइटिंग और प्रेजेंटेशन से ही आ सकता है। तो इसके लिए आपको डेली 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? उसके बाद थर्ड फेज में क्या करना है, जब आपने गो थ्रू भी कर लिया अच्छे से, एक बार सारी मेहनत कर ली, उसके बाद आपको मैराथन्स देखने हैं, ठीक है? मैराथन्स यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, तो वहां से क्या करना है, आपको अपने 2-3 बार मॉड्यूल को गो थ्रू कर लेना है, ठीक है? इतनी मेहनत आपको ओपन बुक में करना है। किस तरीके से पढ़ना है वो मैंने बता दिया, 3 फेजेस में आपको करना है, ठीक है? उसके बाद बेस्ट सीक्वेंस क्या रहेगा? सर इसमें भी सीक्वेंस होगा? हाँ, सीक्वेंस तो होगा। अब देखो, कैटेगरीज़ यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा कि ए कैटेगरी का कौन-सा चैप्टर, बी कैटेगरी का, सी कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे 100% करना है आपको सब कुछ। पहले आपको कंपनीज़ एक्ट पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप पार्ट ए में देखेंगे, तो कंपनीज़ एक्ट मल्टीपल टाइम दिया हुआ है। बहुत सारे चैप्टर्स में कंपनीज़ एक्ट की बात की गई है। तो आप क्या करना है, कंपनीज़ एक्ट अलग से ही स्टार्टिंग में कर लो, सेक्शन 135 कर लो, सीएसआर के रूल्स कर लो, शेड्यूल 7 कर लो, स्टार्टिंग में पढ़ लो। उसके बाद जब आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करेंगे, तो सब में कंपनीज एक्ट मिलेगा। तो वहां पे बेसिकली टिक करते हुए चलना, हमने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया है। मल्टीपल टाइम्स इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक बारी में कंप्लीट करके उसको अलग साइड कर देना है। उसके बाद पार्ट ए करना है, पार्ट बी करना है, इसमें 7 चैप्टर्स है, इसमें 9 चैप्टर्स है। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है ओपन बुक एग्जाम में? सबसे पहली प्रॉब्लम, नॉट एबल टू कंप्लीट 100 मार्क्स पेपर। ओपन बुक एग्जाम में स्टूडेंट का 100 मार्क्स का पेपर हो ही नहीं पाता, ठीक है? अब ये सीएसआर के लिए नहीं है, अब ये हर ओपन बुक एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ।
स्टूडेंट का 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने लिखने की प्रैक्टिस करी ही नहीं है। स्टूडेंट को क्या करता है, जब भी क्वेश्चन पेपर आएगा उसको रीड आउट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा अपनी बुक से कि कौन सा टॉपिक है, कौन से पेज नंबर पे, और वहां से मुझे लिखना भी है। तो ये सब क्या है, ये सब टाइम मैनेजमेंट से ही तो आएगा ना। तो अगर आपने एक्चुअल में प्रैक्टिस करी ही नहीं होगी और डायरेक्टली एग्जाम में जाकर बैठोगे आप और वहां पे लिखोगे, तो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए ही आपको 2 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं और एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट 100 मार्क्स के पेपर आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं पेपर से पहले। तो ओपन बुक एग्जाम रिक्वायर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द टॉपिक्स। सर हमें तो पेपर में मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, पेपर में हमें मिल ही नहीं रहा, बुक में हमारे मिल ही नहीं रहा वो, ठीक है। अब क्या करें? वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपने केस लो शीट नहीं बनाई और मास्टर इंडेक्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर ये मेहनत कर ली तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे सब कुछ, ठीक है। उसके बाद अब लिखना कैसे है सर? हाउ मच टू राइट, कितना लिखें? मॉड्यूल में तो भर भर के दिया हुआ है। अब पूरा मॉड्यूल कॉपी करने बैठेंगे तो सारा पेपर निकल जाएगा। तो कितना लिखना है? कॉपी पेस्ट करना है नहीं करना? उसके लिए मैंने बताया, आपने समराइज किया होगा। आपको अपनी लैंग्वेज में, अभी भी अगर आप सोचो ओपन बुक एग्जाम नहीं है, आपका नॉर्मल पेपर है, तो आज के टाइम पे आप कैसे लिखोगे? की पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, ठीक है। कीवर्ड्स आपके आंसर में इनकॉर्पोरेट होने चाहिए, अपनी खुद की लैंग्वेज में आपको लिखना है। तो इस तरीके से ओपन बुक एग्जाम को लिख के चलो। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की, ठीक है, की पॉइंट्स आपने हाईलाइट कर रखे हैं, तो आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप उसको अपनी खुद की लैंग्वेज में विद कीवर्ड्स आपको लिख सकते हो अच्छे से ओपन बुक एग्जाम में भी। तो आपको उस तरीके से लिखना है, कॉपी पेस्ट पे फोकस नहीं करना। कॉपी पेस्ट से मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद विच बुक स्टडी मटेरियल टू कैरी इन एग्जाम, ठीक है, कौन सी बुक लेके जानी है सीएसआर, इसमें यहाँ पे मैं सीएसआर की बात करूंगा, कौन सी बुक लेके जानी है वो भी मैं आज क्लियर कर देता हूँ। आज ही अराउंड 50 डेज रह गए एग्जाम के, मैं आज ही क्लियर कर देता हूँ कौन सी बुक लेके जानी है। स्टूडेंट को एंड तक इसमें ही रहता है। इसका आंसर मैंने यहाँ दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आपको देखना है, मॉड्यूल अच्छे से करके जाना है। मास्टर इंडेक्स आप पेपर में लेके जाना है, केस लो शीट जो आपने बनाई है वो भी आप पेपर में लेके जाना है। गाइडेंस नोट एक सीएसआर के ऊपर आईसीएसआई का है ये, वो आपको पेपर में लेके ही जाना है। जितने भी एमसीए ने सर्कुलर इशू किए हुए हैं आईसी सीएसआर से रिलेटेड, वो आपको लेके जाने हैं। एफएक्यूज हैं कुछ जो एमसीए ने रिलीज किए हुए हैं सीएसआर के ऊपर, वो भी आपको लेके, भले ही ये पुराने क्यों ना हो पर क्वेश्चन आने की चांसेस रहेंगे, ठीक है। ओपन बुक एग्जाम खुली किताब है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो हो सकता है वो एमसीए किसी सर्कुलर से पूछ लें, तो आपको सारे सर्कुलर कैरी करने हैं। अच्छा, ये वाले सर्कुलर्स गाइडेंस नोट में भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपके लिए इजी रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन सीएसआर प्रोविजन डिटेल क्वेश्चन ट्रिकी। तो ट्रिकी क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 135 से बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। इस बार भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ज्यादा ट्रिकी था। तो स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए सीएसआर प्रोविजन पे, आपको डिटेल एनालिसिस इंटरप्रिटेशन सब कुछ करके जानी है। तो वो केस स्टडी क्वेश्चन बना के जरूर ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा। अटेम्प्ट एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट 100 मार्क्स के पेपर आपको अटेम्प्ट करने हैं, जब भी आपका 100 मार्क्स का पेपर सोल्व हो पाएगा। अदरवाइज वही अटेम्प्ट रह जाएगा, 70 80 90 मार्क्स का ही अटेम्प्ट हो पाएगा। अगर आप आज से ही 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और पेपर से पहले आप बेसिकली 3 पेपर लिख रहे हैं, एटलीस्ट 3 पेपर 100 मार्क्स से आप लिख के जाते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि 90 to 95 मार्क्स का और इवन 100 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। पेपर कैसा आएगा? इस बार का पेपर बहुत डायरेक्ट था, इजी था बिल्कुल, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ इस बार एवरेज टू डिफिकल्ट पेपर लेवल रहने वाला है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है, अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मास्टर इंडेक्स बनाना है, केस लो शीट बनानी है, बहुत अच्छे से आपको करके जाना है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से था पूरी स्ट्रेटेजी, कैसे हम 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं सीएसआर एंड सोशल गवर्नेंस में। और स्कोर करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सीएसआर में, बहुत इजीली हो सकते हैं, ठीक है। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल लॉ कनेक्ट सीएस। थैंक यू।